हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnerhub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट नीट सीरीज का अगला टॉपिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कह लो या फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला टॉपिक हमारे पास क्या आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, इसके साइमल्टेनियसली एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने बचपन में सोलेनॉइड वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। ठीक है, सोलेनॉइड का एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं कि हम एक वायर को रिंग शेप में लाइक अ स्प्रिंग शेप उसे हम कॉइल करते हैं, राइट, और फिर उस पे एक आयरन की कोई भी एक सॉलिड फिलिंग डालते हैं, जैसे कि आयरन नेल आपने डाल दिया, उसके ऊपर हमने कॉइलिंग कर दी, वाइंडिंग कर दी। फिर जैसे उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जा रहा है, तो हमें क्या पता है वायर में करंट फ्लो हो रही है, और उसके साथ साथ उसे जब मैं किसी आयरन के पास रख रहा हूं तो वो आयरन भी अट्रैक्ट हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द किस डायरेक्शन में उसके पोल्स है। ये इस पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट वो अट्रैक्शन उसमें दिख रहा है। तो ये अट्रैक्शन कहां से आया? मैग्नेटिक फोर्स होगी कुछ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तभी तो ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रहा है, और तो कोई रीजन नहीं है। जैसे ही मैंने करंट की स्विच को ऑफ कर दी, वैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चली गई, वो अट्रैक्शन जो है वो बंद हो गया। मतलब करंट का ही कुछ एक इफेक्ट है जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, उसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर, कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसे हम पता करने के लिए रूल कौन सा यूज करते हैं? दैट इज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आपके थंब की डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, आप अपनी राइट हैंड के थंब को देखो, राइट, इसको आपने रखा, तो आपके थंब की डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स कर्ल होंगे उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट हैंड थंब रूल, यहां पे देखो कि अगर मेरे यहां पे अगर ये स्ट्रेट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में मेरे फिंगर्स कर्ल होंगे, राइट, जिस डायरेक्शन मेरे फिंगर्स कर्ल होंगे उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इतना तो सिंपल सी बात है, सबको पता ही है, जेईई के प्रिपरेशन कर रहे हो। इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड ऑन द राइट हैंड, देन द एट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ये याद रखना, जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है उस तरफ आपकी थंब पॉइंटेड होनी चाहिए। Okay, then the tips of the fingers encircling the conductor will give the direction of magnetic field lines. ओके, समझ में आ गई बात। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्यों हो रही है, अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों आ रहा है। अब समझते हैं कि कितनी आ रही है, डायरेक्शन भी हमने समझा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। उसके लिए हम समझेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा एक लॉ एक्सप्लेन करता है, उसका नाम है बायो-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायो-सैवर्ट्स लॉ एक्सप्लेन करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी होगी और किस किस चीज पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट्स लॉ ये कहता है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख सकते हो, जो भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड हम सिंपली कहेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट से। ठीक है, करंट जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी इंक्रीज होगी, और क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एलिमेंटल लेंथ से, कंडक्टर की लेंथ से। ठीक है, ये इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। तीसरी जो चीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा से। अब ये साइन थीटा क्या है ये आपको समझाऊंगा जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अब आगे देखो, फोर्थ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है आर स्क्वायर से। ठीक है, आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। अब ये आर स्क्वायर क्या है, वो आर क्या है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द
पॉइंट जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने वाले हैं टू द कंडक्टर। ठीक है, एग्जांपल पे देख लेते हैं। तो पहले देख लो कि हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट डालते हैं, दैट इज dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखो कि सपोज ये एक कंडक्टर है, एक वायर जैसी है, और इस पे करंट का फ्लो हो रहा है इधर। फाइन, अब ये P पॉइंट यहां पे हमने रखा है, और इस P पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करनी है मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स एलिमेंटल लेंथ कंसीडर कर लिया dl। ठीक है, अब dl से ये जितने पॉइंट पे है, ये डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, r कहेंगे। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे है इस पॉइंट, ये पॉइंट P, इस डिस्टेंस को हम r कहेंगे। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर यानी कि स्ट्रेट अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, स्ट्रेट एलिमेंटल लेंथ, उससे ये कितने एंगल पे, ये मैंने एक लाइन खींची है, ये कौन बता रहा है, एंगल थीटा। तो अभी आप समझ गए कि साइन थीटा क्या हो रही है। ठीक है, दूसरी, अब ये डिस्टेंस हमने एक और डिस्टेंस मान लिया P डैश, सेम डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस P डैश है। ठीक है, क्यों किया हमने ये कंसीडर क्यों किया, देखो मैं आपको बताता हूं, हमने ये कंसीडर क्यों किया, 2 पॉइंट। क्योंकि जब हमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसकी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो मुझे क्या दिखेगा कि इस पॉइंट पे ये अंदर की तरफ है, दैट्स क्रॉस इसलिए लगाते हैं, कर्ल होके बाहर आएगी तो इस पॉइंट पे ये बाहर की तरफ है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, मैग्नीट्यूड सिमिलर आएगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज आएगा। तो ये भी r डिस्टेंस पे है। तो अभी समझ में आ गया कि थीटा एंगल क्या है, r क्या है, dl क्या है, और ये पॉइंट क्या है। ठीक है, और इस तरह से देख लो कि अगर ऐसे डॉट बना हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर आ रही है, फिर प्लेन ऑफ द बोर्ड से बाहर आ रही है, और ऐसे अगर क्रॉस बना हुआ है तो प्लेन ऑफ द पेपर या फिर प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रही है। ठीक है, समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, और ये किससे हम पता कर सकते हैं, बायो-सैवर्ट्स लॉ से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा को मैं आइडियल क्रॉस r भी लिख सकता हूं। अब ये r बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया, देखो आइडियल r बाई आर क्यूब, ये क्यों लिखा गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर से यहां पे वेक्टर में चेंज किया गया है, और कुछ नहीं है। ओके, तो सिंपली हम लिख सकते हैं म्यू नॉट की जो वैल्यू, अच्छा म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, क्या है, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। ठीक है, सो म्यू नॉट क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ dB इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है। आइडियल साइन थीटा मैंने कहा था। ठीक है, आइडियल साइन थीटा को मैंने r के टर्म्स में लिखा, आइडियल क्रॉस r। क्यों, इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ क्या देखो, यूनिट वेक्टर से ऊपर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यूनिट वेक्टर से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर बाय, इसको वेक्टर में चेंज करूंगा तो वेक्टर बाय इसकी मैग्नीट्यूड, तो इसकी मैग्नीट्यूड नीचे आई तो r क्यूब हो गई। अब देखो dl क्रॉस r जो है, इसको मैं कैसे बता सकता हूं, ये अगर सपोज करते हैं हमारी dl है, ये वेक्टर, और ये वेक्टर r है, तो dB क्या है, dl क्रॉस r है, dl क्रॉस r। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन जो होगी dl क्रॉस r की, वो किस डायरेक्शन में होगी, तो देखो ये क्या हो रहा है, स्क्रू रूल अप्लाई होगा यहां पे। स्क्रू रूल आप सबको पता है, स्क्रू रूल में क्या होता है कि इसे अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ये नीचे जाती है स्क्रू, है ना। स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो नीचे जाती है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो ऊपर जाती है। तो dl क्रॉस r करूंगा तो ये अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, समझ में आ रही बात। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर
कैरिंग करंट ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हम कह सकते हैं। इसमें देखो क्या एक स्ट्रेट वायर ले लिया गया है इनफाइनाइट लेंथ का, जिसकी एक डीएल लेंथ स्मॉल एलिमेंटल लेंथ हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से वही सेम खींचना है, यहाँ पे आर एक एंगल हमने बनाया। तो इसका डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप जेई के लिए कर रहे हो, बट फिर भी अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो तो मैंने क्लास 12th के रिविजन में मैंने पूरा करवाया है। बट फिर भी देख लो क्या 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 किया है हमने, डीएल एक एलिमेंटल लेंथ कंसीडर किया जहां से पॉइंट पी पे एक एंगल हमने बनाया थीटा एंगल, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन खींचा है जिसमें ये क्या हो, ये एक्सिस जो है पी के पॉइंट को जाके टच करे। ओके, अब क्या हुआ है देखो, फिर से मैंने अब ये जो एंगल है इसको मैंने मान लिया है फाई, इसको मैंने मान लिया है फाई, ठीक है। इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी से कोई एक लाइन यहां पे आ रही है और इन्फिनिटी से कोई एक लाइन वहां पे भी आ रही है, और दिस एंगल वी आर कंसिडरिंग एज फाई 1 और दिस एंगल वी आर कंसिडरिंग एज फाई 2। डायरेक्शन क्या होगी, वही क्रॉस इस तरफ अगर लेता तो डॉट आती है ना। समझ में आ रही है फाई 1 फाई 2 क्या आ रहा है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि बायो-सैवर्ट्स लॉ से हम ये लिख सकते हैं आइडियल साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा कैन बी रिटन एज a by r which is equals to cos phi। साइन थीटा क्या है, p by h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस r, सो a by r को हम cos phi भी लिख सकते हैं क्योंकि phi से अगर देखा जाए तो a by r क्या है, cos phi की वैल्यू है। तो जो साइन थीटा है वो cos phi है, ठीक है। मूविंग ऑन, r इक्वल्स टू a बाई cos phi, इसी इक्वेशन से हमने डिराइव किया r इक्वल्स टू a बाई cos phi एंड tan phi इक्वल्स टू i बाई a, tan phi इक्वल्स टू i बाई a, ठीक है। tan phi क्या है देखो, परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, i बाई a, ओके। और I इक्वल्स टू a tan थीटा, dl इक्वल्स टू a sec स्क्वायर phi d phi। क्यों, dl यहां पे हमने क्या किया, dl को कहां से हमने लिखा है, dl कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ है, एलिमेंटल लेंथ है dl, ठीक है। इसको अगर मैं phi के टर्म्स में लिखूं या फिर डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा क्या, dl इक्वल्स टू यहां से पुट करके हमने डिफरेंशिएट किया आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये यहां से हमने डिफरेंशिएट किया है तो dl हमें मिला क्या, a sec स्क्वायर phi d phi। सब्सटीट्यूटिंग, अब सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है, r की वैल्यू, dl की वैल्यू इन db की वैल्यू में अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या है, db इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i cos phi d phi बाई a, ठीक है। अब ये बात हुई है। दूसरी बात यहां पे आती है कि अगर होल कंडक्टर के लिए हम निकालना चाहे, ठीक है, यहां पे क्या मैं निकाला हूं, सिर्फ डीएल लेंथ के लिए निकाला हूं, सिर्फ इतनी सी लेंथ के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, ठीक है। लेकिन अगर होल कंडक्टर के लिए निकालूं, इनफाइनाइट को भी कंसीडर करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, phi 1 इज टेकन नेगेटिव सिंस इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना phi 1 से phi 2 तक, phi 1 को हम नेगेटिव मानेंगे, phi 2 को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ है नहीं इसमें। बस क्या करो, phi 1 से phi 2 को ये इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे cos phi के जगह पे ऐसा आ जाएगा, म्यू नॉट बाई साइन phi 1 प्लस साइन phi 2, ओके, यही आ जाएगा इक्वेशन। समझ में आ रही बात। तो हमें ये इतना ध्यान नहीं देना है, जेई के लिए हमें ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर होल कंडक्टर कह दिया गया है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और होल कंडक्टर कहा है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा phi 1 से phi 2 तक, राइट। phi 1 से phi 2 तक इंटीग्रेट करना, तो जो फॉर्मूला हमारे पास आएगी दैट इज म्यू नॉट i बाई 4 पाई a इंटू साइन phi 1 प्लस साइन phi 2, ओके। अगर स्ट्रेट वायर इज इंफिनिटली लॉन्ग देन phi 1 इक्वल्स टू phi 2 हो जाए। देखो स्ट्रेट वायर है ना, ये अगर बहुत लंबा हो जाए तो ये एंगल जो है वो छोटा होते जाएगा। ऑलमोस्ट हम मान लेंगे कि phi 1 और phi 2 क्या है, बराबर है ना, phi 1 phi 2 बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बहुत लंबा अगर हो गया, स्ट्रेट इनफाइनाइट है, तो आप देखोगे कि एंगल कैसा बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ओके। सो phi 1 इक्वल्स टू phi 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 की वैल्यू अगर मैं साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 पुट करूं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 1 आ जाएगा। सो म्यू नॉट i बाई 2 पाई ए, ठीक है। ये 1 आया मिलके 2 हुआ, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट i बाई 2 पाई ए। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है जब आपको लिख देगा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है,
तब आप कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला होगा या ये फॉर्मूला होगा। अगर आपको ये वाली फॉर्मूला भी याद है तो आपको याद रखना क्या है कि φ1 और φ2 इनफाइनाइट केस में, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में क्या आ जाएगा, π/2। क्यों, जेईई में फटाक से क्वेश्चन बनना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन। इसकी ग्राफ अगर देखोगे कि ए से कंपेयर करते इसकी ग्राफ तो कुछ इस तरह से बनेगी। ओके, समझ में आ गई बात। तो एक आपने डेरिवेशन देखा है कि इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए किस तरह से हम बायो-सावर्ट्स लॉ को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे पास एक लूप दिया रहे, ठीक है, क्या है, सर्कुलर लूप मेरे पास दिया रहे, तो इसकी भी डेरिवेशन आप कर सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है, चाहे आप डेरिवेशन देखो, जेईई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, बट फिर भी अगर आप देखना चाहो तो हम क्या किए हैं कि लूप के जस्ट इसके सेंटर से एक एक्सिस खींची और उस एक्सिस पे एक पॉइंट हमने बनाया है P, और इस पॉइंट पे P पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या करेंगे, डीबी लगाएंगे। डीबी मतलब कि बायो-सावर्ट्स लॉ। तो एक तरह से देखा जाए ये सारे बायो-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस हैं। क्या है, बायो-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन है। एक एंगल ऊपर से बनेगी, एक एंगल नीचे से बनेगी, दोनों के फाई एंगल होंगे। ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस से एंगल, डायमीटर के दो अपोजिट एंड से एंगल बना गया तो सेम एंगल होगा एट अ पॉइंट। सो फाई दो एंगल होगी। अब एक के वजह से यहां पे देखो करंट की फ्लो क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट की फ्लो हो रही है, लेकिन यहां पे करंट की फ्लो उल्टे डायरेक्शन में हो रही है ना। ये करंट इधर जा रहा है और ये करंट इधर जा रहा है। ठीक है, अब इस करंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी बाहर की तरफ, इस पॉइंट से अगर कंसीडर करूं तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इस तरह से अंदर की तरफ, है ना। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगी, है ना, dB cos phi, dB cos phi। अब दोनों का कंपोनेंट लेंगे, है ना। किस तरह से कंपोनेंट देखो, एक cos phi ऊपर, एक cos phi नीचे, तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा हमारे पास dB sin phi, dB sin phi। ठीक है, ये कंपोनेंट हमारे पास बचेगा। अब dB sin phi को, dB को हम निकालेंगे। सिंस एंगल अगर बहुत छोटी है तो sin 90 डिग्री को हम कंसिडर कर लेंगे एज अ 1, एंड आगे सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, या फिर ये आप इस रिजल्ट पे डेरिवेशन पे पहुंचोगे, दैट इज b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a इंटू ए बाई 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ, जिसे कैलकुलेट करने पे हमारे पास क्या आता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। a क्या है, दिस लेंथ, x क्या है, दिस लेंथ। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर सर्कुलर रिंग दी गई है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सियल पॉइंट पे कितनी है। समझ में आ गई बात। ये किसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट मतलब सेंटर के अलोंग अगर मैं एक स्ट्रेट एक्सिस खींचूं तो उस पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ओके, सिमिलरली कुछ स्पेशल केसेस है इसके कि अगर x इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब ये है हमारे पास x, ये लेंथ x है, x इक्वल्स टू 0 होना मतलब बिल्कुल सेंटर पे, तो एक करंट कैरिंग लूप के जस्ट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो x को 0 करोगे तो पता चल जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2a, है ना। करंट कैरिंग लूप है एक, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2a, है ना। इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द कॉइल, बहुत दूर है, तब हम क्या कंसिडर करेंगे कि a इज वेरी लेस देन r। ऑब्वियसली ये अगर पॉइंट बहुत दूर में है तो ये क्या हो जाएगा, a x के मुकाबले बहुत ही छोटा हो जाएगा, देन वी विल नेग्लेक्ट a। ठीक है, उस तरह से अगर मैं a को नेग्लेक्ट करूं इन डिनोमिनेटर तो मुझे क्या मिलेगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर बाई 2x क्यूब। ओके, समझ में आ रही है बात। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कर्व भी देख लो, क्या है कर्व हमारे पास क्या आ रही है, x और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वैरी कर रही है यहां से हम देख सकते हैं, कुछ इस तरह से वैरी हो रही है। ओके, चलो अब सेंटर ऑफ द लूप, b एट द सेंटर ऑफ द लूप, कि ये तो हमने लूप को इस तरह से रख के देखा था,
बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, अभी स्पेशल केस में ही हमने निकाला है ना, स्पेशल केस में ही हमने निकाला है। देखो वही आ रहा आंसर, म्यू नॉट आई बाई 2 है। ठीक है, तो ये एक और कंडीशन है, हो जा रहा है कि एट द सेंटर ऑफ द लूप, ये उसका स्पेशल केस है, बट इसे हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है एम्पियर्स सर्किटल लॉ की। नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में हमें एक रिलेशन देखने को मिलता है, राइट। अब आप बोलोगे कि सर बायो-सैवर्ट्स लॉ में भी तो देखने को मिल रहा था, बट बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या था ना, किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने का था, ठीक है। बट यहाँ पे कोई वो एक पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरी की पूरी जो लूप है, पूरी की पूरी जो सरफेस है, वहां को उसको हम कंसिडर करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल द लाइन इंटीग्रल ऑफ, not for example, this is the statement, the line integral of magnetic field surrounding a closed loop, ध्यान से सुनो, the line integral of magnetic field surrounding a closed loop equals to the number of times the algebraic sum of the current passing through the loop। ठीक है, तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हमें क्या पता था, किसी एक पॉइंट पे हम एक एलिमेंटल लेंथ डीएल इसकी कंसिडर करके एक पॉइंट पे हम निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब पूरी की पूरी यहाँ पे क्या है, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो पूरा का पूरा ये सरफेस बनेगा एक, ठीक है, एक सरफेस बनेगा। तो हम एक इमेजिनरी सरफेस यहां पे कंसीडर करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस यहां पे कंसीडर करेंगे कि सपोज करते इस पॉइंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रिएट हो रही है वो पूरी ऐसी सर्कुलर है, राइट हैंड थंब रूल हमारा यही बोलता है। तो सर्कुलर है तो सर्कुलर एक सरफेस इमेजिनरी कंसीडर करो, है ना। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल होगी इस सरफेस के, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होगी इस सरफेस के। अब बारी आती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसका और करंट का क्या रिलेशन होगा, तो वो बताता है कौन, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अच्छा, ये जो इमेजिनरी सरफेस हमने कंसीडर किया है इसे हम एम्पीरियन सरफेस या फिर एम्पीरियन लूप भी कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब लाइन इंटीग्रल का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि देखो ये एक सपोज कर लेते एक सरफेस है, जैसे कि मैं बताया एम्पीरियन लूप या फिर एम्पीरियन सर्किट। अब लाइन इंटीग्रल मतलब सिर्फ डीएल लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। फिर यहां पे डीएल लेंथ कंसीडर करो, यहां पे ये डीएल1 ये डीएल2 कंसीडर करो, यहां डीएल3 कंसीडर करो, ऐसे करके बहुत छोटे 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 पार्ट्स में क्या होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, है ना। पर पूरे के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये कैसे बताएगा, कि अगर मैं सारे को जोड़ दूं तो मुझे पता चलेगा। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस सिस्टम है तो जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक लाइन में अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं बहुत सारे पॉइंट्स का, बहुत सारे कंटिन्यूअस सिस्टम का, तो वहां पे हम लाइन इंटीग्रेशन लिखते हैं, राइट। और अगर सरफेस में ये किया जाए तो उसे सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। ओके, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहां पे देखो, नंबर ऑफ टाइम्स द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट। ओके, सो यहां पे म्यू नॉट टाइम्स, नंबर ऑफ म्यू नॉट टाइम्स यहां पे होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स आई। सो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई हम लिखते हैं, ठीक है। इसकी प्रूफ कैसे लिख सकते हैं, देखो बी डॉट डी एल क्या होती है, बी डी एल कॉस थीटा, है ना। तो बी डी एल इक्वल्स टू बी, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो cos 0 डिग्री हो रही है, यहाँ पे cos थीटा की कोई एंगल बन रही है, देखो तो करंट और इसके बीच में, राइट। तो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है तो ये 1 है, तो बी डॉट डी एल ये क्या है, बी आ जा रहा है। ओके, बी डॉट डी एल यहाँ से बी बाहर आ रहा है, एंड डीएल का इंटीग्रेशन, अब डीएल का इंटीग्रेशन सर्कुलर क्लोज्ड पाथ में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर जो इसकी सरकमफेरेंस होती है। सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आई, म्यू नॉट आई हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं बी म्यू नॉट बी इंटू 2 पाई आर। अब बी को हम किस तरह से लिखे, देखो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, कहां से, वो एम्पियर जो इससे पहले बायो-सैवर्ट्स लॉ से हम एक पॉइंट पे निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हम म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर लिखते हैं, 2 पाई आर ऊपर कैंसिल आउट, सो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये इसकी
प्रूफ है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो समझ में आया बायोट-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ किस तरह से अलग अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल वायर के लिए। तो यहाँ पे हमने एक थिक सिलिंड्रिकल वायर को कंसिडर किया है। अब वायर में करंट फ्लो होगी तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसका डेरिवेशन देख लो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है बट डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने 12th का जो रिविजन रेस है, 12th का जो रिविजन सेक्शन है उसमें मैंने करा रखा है। ठीक है, वो चाहो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन अ सिलिंड्रिकल वायर, तब उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और यही जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वेरिएशन डिपेंड करता है किस पे, टाइप ऑफ द वायर के, किस टाइप की वायर है, हॉलो सॉरी मटेरियल क्या है, कॉपर की वायर है, सिल्वर की वायर है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। सॉलिड और हॉलो है कि नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है। ओके, एंड वेयर वी आर मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर मैं सरफेस पे मेजर करूं तो कुछ और है, अगर मैं इनसाइड मेजर करूं तो कुछ और है, बाहर मेजर करूं तो कुछ और ही मिलेगा। तो ठीक है, ये सारे केसेस के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो आउटसाइड वाला केस लेते हैं, जहां पे हम क्या कहते हैं, ऑल केसेस लाइक इन अ केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, या फिर सिलेंडर एज वेल एज थिक एंड हॉलो सिलेंडर, ये तीनों ही केस में सरफेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। चाहे सरफेस मतलब जस्ट इस पॉइंट पे सरफेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या है, सेम होगी। ठीक है, सो वी कैन राइट द मैग्नेटिक फील्ड एट पी एज बी सरफेस, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, P क्या है, अगर मैं एक एम्पीरियन लूप बनाऊं, यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ से मैं इसे कंसीडर कर रहा हूं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के पॉइंट पे कोई एक पॉइंट P पे, यहां से ये डिस्टेंस R, ये है डिस्टेंस R। ठीक है, सेंटर से ये डिस्टेंस R है कि इसके अराउंड में एक एम्पियर लूप बना है। ठीक है, यही तो हम करते हैं, एम्पेरियन लूप हम क्यों बनाते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन दैट सरफेस, ये हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यही तो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इमेजिनरी लूप बनाते हैं जिसे हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। फिर सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस लेते हैं, उस पॉइंट पे हम देखते हैं कि कितनी आ रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो सरफेस में क्या आती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसी तरह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है हॉलो सिलेंडर अगर देखूं, तो हॉलो सिलेंडर अगर है, एक सिलेंडर अगर हॉलो है मतलब इसकी दो तरह की रेडियस हो सकती है। अब देखो थिक हॉलो सिलेंडर, थिन हॉलो सिलेंडर, दो केस हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो केस लिया गया है ये सिर्फ हॉलो सिलेंडर का लिया गया है, बट इनसाइड द सिलेंडर क्या होती है, ठीक है, मतलब थिन हॉलो सिलेंडर लिया गया है, भाई इतना समझ लो, बस थिन हॉलो सिलेंडर लिया गया है। तो यहां पे क्या हो रही है, हॉलो जैसे ही हो जाता है सिलेंडर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल रहे थे, जब गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ रहे थे, तब हमने जाना था कि जब हॉलो हो जाएगी सिलेंडर तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड समथिंग हॉलो, हॉलो सिलेंडर हो या हॉलो स्पेस हो, वहां पे खाली होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिंक्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। ये आपको समझ में आ रहा है? ओके, सिंपल सी बात है। इनसाइड अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड अगर करे तो सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज करते हैं फिर से एक एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लेते हैं R1 R2। तो किसी भी एक पॉइंट ये हो गई R1, ये हो गई पॉइंट R2। ठीक है, अब ये R1 R2 जो मैंने कंसीडर किया है ये क्या है, आप बोलोगे कि सर ये तो थिक हॉलो सिलेंडर नहीं है, दो रेडियस कहां से है, तो ये एक मैंने एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है। ठीक है, इनसाइड मुझे निकालना है तो कोई तो एक लूप होगी ना, कोई तो एक पॉइंट होगी। और मैंने क्या कंसीडर किया है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है, मतलब हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड ये क्या हो जाएगी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्मॉल r और कैपिटल R क्या है, यहाँ पे R1 R2 के जगह पे स्मॉल r मतलब किसी भी एक पॉइंट पे आप ले लो, यहाँ पे R लिख दो, वो हो जाएगी। ठीक है, थिक पार्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, अगर इस तरह का थिक पार्ट अगर दिया रहा तो हम क्या लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर म्यू नॉट आई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाई 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर।
ठीक है, देखो इसको थोड़ा कंफ्यूजन इसमें अगर हो रहा है आपको तो मैं फिर से समझा देता हूं क्या है चीज इसमें कि ये वाला देखो जो मैंने कंसीडर किया है कि दो तरह के सिलेंडर हम इंसिडर लाइक ले सकते हैं। दो तरह के सिलेंडर मतलब एक थिक सिलेंडर ले सकते हैं लेकिन हॉलो, ठीक है, थिक सिलेंडर लेकिन हॉलो, और एक ले सकते हैं हम जस्ट सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अब ये जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर है, ये क्या बताता है, ये स्मॉल आर बताता है कि इनसाइड में कौन से पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो मुझे पी पॉइंट पे चाहिए तो आप सेंटर से पी तक की डिस्टेंस को रेडियस कंसीडर करके एक सर्कल अगर आप खींचोगे तो ये वो डिस्टेंस हो गई आर। ठीक है, यहां पे भी अगर मैं इनसाइड यहां पे मैं करना चाहूं तो यहां पे भी क्या करूंगा, एक डिस्टेंस आर लेके, लेकिन यहां पे मेरे दो रेडियस होंगे। ठीक है, एक इनर सर्कल का रेडियस R1, एक आउटर सर्कल का रेडियस R2, या फिर इनर का R2 आउटर का R1। ठीक है, तो उन दोनों केस के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इसके डेरिवेशन जेई के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं है और बोर्ड्स में तो ये वाला टॉपिक आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सिलिंड्रिकल वायर या फिर इनसाइड अ सिलेंडर के अलग अलग क्या केसेस हो सकते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट यूज आती है जब हम पढ़ते हैं सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है, तो सोलेनॉइड के एक्सपेरिमेंट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस तरह से हम क्लास 7th 8th में थे तभी हमने सोलेनॉइड वाली एक्सपेरिमेंट की थी। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड कितना होगा ये हमें देखना है, और ये हम देखेंगे कैसे, एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो सोलेनॉइड हमें पता है क्या है कि एक सॉलिड कंडक्टर पे हमने वायर की वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, क्या किया गया है, वायर की वाइंडिंग की गई है। अब ये इस तरह से वाइंडिंग की है, देखो यहां से हमने वाइंड करना स्टार्ट किया, ये राउंड हुआ राउंड हुआ राउंड हुआ राउंड हुआ, यहां पे एंड हो रही। तो इस तरफ में करंट की डायरेक्शन इधर है और वायर के नीचे जब इस डायरेक्शन में या फिर इस वायर में करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है। ओके, देखो क्या हो रहा है कि जब यहां से हम वाइंड कर रहे हैं तो करंट डॉट बना हुआ है। डॉट बना मतलब यहां से करंट इधर आ रही है, फिर इधर आ रही है, फिर इधर आ रही है, और यहां से करंट की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ है। इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो अगर इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो करंट की डायरेक्शन बाहर है, करंट की डायरेक्शन बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हर एक पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। इसका ऑपोजिट क्या होगा, जब यहां पे देखेंगे करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, तो क्लॉकवाइज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, अब एक हमने कंसिडर कर लिया यहां पे सरफेस। ठीक है, एक हमने रेक्टेंगल कंसिडर कर लिया PQRS, जिसकी लेंथ यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक A है। ठीक है, इसकी लेंथ B भी आप मान सकते हो। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करेंगे, कुछ इन सरफेस के लिए या फिर इन लाइन पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे ओवरऑल। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहां पे किया गया है, देखो B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये कहां से लिखा गया है, एम्पियर सर्किटल लॉ से, ACL से ये लिखा गया है एम्पियर सर्किटल लॉ से। सो B.dl अगर मैं ये PQRS वाला कंसिडर करूं, सो B.dl PQ के लिए लिया, QR के लिए लिया गया, एक PQ के लिए, एक QR के लिए, एक RS के लिए, एक SP के लिए। ठीक है, क्या हो रहा है, B.dl का मतलब क्या है, BDL cos थीटा। एंगल देखो B और DL में एलिमेंट्री लेंथ जो DL है, अगर मैं इसे L लेंथ कंसीडर करूं और B इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो B.dl cos 0 डिग्री हो रहा है। PQ की बात कर रहा हूं, मतलब यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, तो यहां पे करंट की डायरेक्शन लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक पॉइंट पे इधर है और यहां पे अगर मैं DL लेंथ कंसीडर करूं तो इस पॉइंट पे इधर ही है, वो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। QR में क्या हो जाएगा, QR में ये हो जाएगा कि एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को, QR में क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। फिर से RS में 0 आ जाएगा क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है।
कैसे? देखो RS मतलब ये वाली पॉइंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कोई नहीं है, ये तो सरफेस के बाहर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो, साथ ही साथ जो एंगल भी बन रहा है वो भी जीरो, सो दिस इज जीरो। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, BDL cos 90 डिग्री आ जा रही है, ठीक है, जो SP के टाइम में हो जाए। अब cos 90 डिग्री cos 0 डिग्री की वैल्यू पुट करो, हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी दैट विल बी B इंटू A, B डॉट DL इक्वल्स टू B लाइन इंटीग्रल ऑफ DL इक्वल्स टू B इंटू A, जिसे हम म्यू नॉट NI भी लिखते हैं। ये क्या होती है म्यू नॉट I, हमें पता है म्यू नॉट NI का मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स, N इज नोन एज नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि म्यू नॉट I कैन ऑल्सो बी रिटन एज म्यू नॉट N इंटू AI। ओके, सो ये N क्या है, ये N है नंबर ऑफ टर्न्स को बताती है, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, A इज द लेंथ ऑफ द पाथ and L is the current, I is the current passing through the lead of the solenoid, ठीक है, current passing through the lead of the solenoid। समझ में आ गई बात? सोलेनॉइड के जैसे एक टोरॉइड भी है। टोरॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड को अगर मैं रिंग के शेप में बना दूं तो वो हमारा टोरॉइड बन जाता है, ठीक है। टोरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द, ओके यहां पे टोरॉइड लिखना चाहिए, पार्डन मी, okay, this is not straight solenoid, this is toroid, है ना। टोरॉइड के केस में क्या हो रहा है, ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड all points on the circular ring will be same and the field will be tangential, है ना। हर एक पॉइंट पे देखो कि अगर ये करंट का फ्लो इस तरह से हो रहा है तो इस पॉइंट पे आप देखो कि करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी इधर, यहां पे भी इधर, यहां पे भी इधर, हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम होगी और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस। अगर मैं B डॉट DL करूं, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं, सो वी विल गेट 2 पाई R इंटू B, हेंस B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI बाई 2 पाई R, ठीक है। तो टोरॉइड के केस में आप इतना याद रखो, देखो टोरॉइड से ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, बट अगर एक भी पूछा तो आप यहां पे लिख सकते हो, दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI बाई 2 पाई R, ठीक है। 2 पाई R, स्मॉल r क्या है, रेडियस, जहां से आप जिस भी पॉइंट पे आप वो कंसिडर कर रहे हो दैट इज R, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस है क्या, स्मॉल r, ठीक है। N अगेन नंबर ऑफ टर्न्स होती है, ठीक है। तो टोरॉइड से आपको नीट में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जेईई में अगर एक सवाल पूछ भी लिया तो आप इजीली बना सकते हो। वैसे टोरॉइड भी अभी सिलेबस से बाहर हो गया है, ओके। सो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने कवर किया है नीट का फर्स्ट पार्ट, कौन से वाले चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इसका सेकेंड पार्ट में हम इसके मैग्नेटिक फोर्स को समझेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, लर्नो हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।